हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नॉट एवरीबडी इज कैपेबल ऑफ एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है, जो बताता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें बड़ी क्लियरली लेड आउट उसने किया है कैपेसिटी के बारे में कि वन हैज टू बी कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। क्लियर। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 3 तरह के लोगों को इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वो कौन कौन से? सबसे पहला माइनर। जी हाँ, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा दिया गया कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं है और हम कहते हैं एन एग्रीमेंट entered into with a minor is void ab initio, means void from the very beginning. Clear? दूसरी बात जो हम करते हैं वो क्या है? जो दूसरी कैटेगरी लोगों की जो कि इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन है? वो है इनसेन, अनसाउंड माइंड, पागल। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी कॉल्ड those people who are expressly declared incompetent by a statute। लॉ के द्वारा कुछ लोगों को डिफरेंट लॉज के द्वारा किसी ना किसी लॉ में जिनको इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे कि जेल कन्विक्ट्स, जैसे कि अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट पीपल जिनका दिवाला निकल चुका है। तो आज मैं इसके बारे में आपको रूल्स करवाने लगूंगा। ना सिर्फ मैं रूल्स बताऊंगा, इसका इतिहास बताऊंगा। ना सिर्फ मैं रूल्स बताऊंगा, मैं इसके सोर्सेज बताऊंगा। ना सिर्फ मैं रूल्स बताऊंगा, इसकी इम्प्लीकेशंस बताऊंगा। ना सिर्फ रूल्स बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट को क्लियर करूंगा। क्लियर? मजा आएगा आपको इस सेशन में। मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे मैं कुछ डायग्राम के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। ये मैंने क्या किया, मैंने एक डायग्राम में पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है। काफी बड़ा डायग्राम बनता है, बहुत डेप्थ में मैं इस टॉपिक करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से भी अच्छा है आपके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है डायग्राम ऑफ द टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए आपके सामने है। सबसे पहली चीज, जो हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक को पढ़ते हैं उसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं, हम त्रिशंकु बनाते हैं। इसमें जो त्रिशंकु बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं समझिए। ये हेडिंग आ गई कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, इसे कलर चेंज कर देता हूं मैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को 3 हेड्स में स्टडी करेंगे। पहला हेड है माइनर। ठीक है, कि माइनर के साथ अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो सबसे मेन डायग्राम बनेगा। फिर छोटी छोटी सी 2 बातें और हैं, अनसाउंड माइंड का टॉपिक, इनसेन पर्सन और डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट, दोज पीपल हु आर डिक्लेयर्ड एज इनकॉम्पिटेंट। ये सेकंड और ये थर्ड। बाद में माइनर को हम कितने हेड्स में स्टडी करते हैं? 6 हेड्स में। सबसे पहला हेड ABCDEF लिखूंगा। ए क्या है? एस्टॉपल, सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर बी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर, लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर इन केस ऑफ टॉर्ट। थर्ड मैं पढ़ाऊंगा आपको रेस्टिट्यूशन के बारे में। क्या एक माइनर के केस में रेस्टिट्यूशन का लॉ अप्लाई होता है? फिर मैं ये सी लिखना चाहिए था मुझे, रेस्टिट्यूशन सी हो गया। डी हो जाएगा रेटिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। डी पॉइंट हो गया रेटिफिकेशन।
डी के बाद ई हो गया एक्सेप्शंस, और एफ आ हो गया सम अदर एस्पेक्ट्स, कुछ और भी एस्पेक्ट है इसके। एफ हो गया सम अदर एस्पेक्ट्स। क्लियर? तो 6 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट कवर करूंगा और वो क्या है, एस्टॉपल। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा नोट्स में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो ये कहता है कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो है, उनका कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कहां लिखा है? सेक्शन 10 में। और सेक्शन 11 बताता है कौन लोग कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, और 3 लोगों को उसने डिक्लेयर किया है कि वो इनकॉम्पिटेंट, जो डिसक्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है। और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहला, सबसे पहले तो माइनर्स, फिर आता है इंसेन यानी पागल, और फिर आता है स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट लॉज। क्लियर? तो अब हम इन पॉइंट्स को स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा माइनर। ओके, अब माइनर को लेकर 1872 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया। ठीक है, और केसेस स्टार्ट हो गए सामने आने, जिसमें इन विच इशू ये था कि अगर एक पार्टी माइनर है तो जो एग्रीमेंट है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो वैलिड है, क्या वो वॉइड है, या वो वॉइडेबल एग्रीमेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तो बात पक्की है कि वैलिड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियरली दे रखा है सेक्शन 11 में कि पार्टीज का मेजर होना जरूरी है, यानी माइनर नहीं होना चाहिए। पर अगर माइनर है तो 2 बातें निकलती हैं, या तो एग्रीमेंट वॉइड होगा या एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। क्लियर? तो 1872 से 1903 तक 2 डिस्टिंक्ट व्यू पॉइंट्स थे। ठीक है, 2 डिफरेंट ओपिनियंस थे हाई कोर्ट्स के। ठीक है, एक लंबे समय तक अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ चल रही थी, और ना सिर्फ ये 2 ओपिनियन थे, ठीक है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस भी बहुत शार्प था, बिल्कुल उल्टा था एक दूसरे से। और हर हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट और सेट ऑफ हाई कोर्ट्स कह सकते हैं, वो अपने वर्डिक्ट को जस्टिफाई करती थी। ठीक है, और जो वो ओपिनियन होल्ड करते थे उसको, जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से जस्टिफाई करते थे। ठीक है जी। पहला व्यू क्या था कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं हो सकता, देयरफॉर वॉइड है, देयरफॉर अनएनफोर्सेबल है, देयरफॉर ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कलेक्टिव रीडिंग ऑफ सेक्शन 10 एंड 11। ये था व्यू नंबर 1। अब आता है व्यू नंबर 2 क्या था? कुछ हाई कोर्ट्स कहती थी कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड तो ठीक है, नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरी तरह से वॉइड भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच की एक और चीज है, और वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो वो ये मानते थे एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइडेबल। ठीक है, इंग्लैंड की भी यही पोजीशन थी। ठीक है, वॉइडेबल। क्लियर? अब जहां पर भी इंडियन लॉ साइलेंट होता है तो हम कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज को देखते हैं, और हमारा मर्केंटाइल लॉ लार्जली, जी हाँ, लार्जली बेस्ड है इंग्लिश लॉ पर। और इंग्लिश लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मगर इंग्लिश लॉ जो है वो सिर्फ एक रेफरेंशियल वैल्यू रखता है, सिर्फ रेफरेंस के तौर पर उसे यूज किया जा सकता है। इंग्लिश लॉ इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडियन कोर्ट्स। तो ये 2 व्यू पॉइंट्स कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड और इट इज वॉइडेबल। ठीक है, दिस बोथ व्यूज, ये ऐसी बात थी जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी, अनसर्टेनिटी थी, और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी। ठीक है, और ये बहुत ही एनोमलस सिचुएशन है जहां पर आपके अधिकार इस बात पर डिपेंड करते हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आप कौन हो। ठीक है, बल्कि who you are and not who you are।
ठीक है, डिपेंड करता है वेयर यू आर, वेयर यू आर, आप खड़े किस जगह पे हो, यानी कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहां हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हो। हु यू आर से ज्यादा जरूरी है वेयर यू आर। समझ में आया? और वन हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ अनदर हाई कोर्ट। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसकी रेक्टिफिकेशन जल्द से जल्दी होनी चाहिए। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? दो तरीके हैं इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। पहला, या तो लेजिस्लेचर स्टेप उठाए, या फिर एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त होती थी प्रिवी काउंसिल, कि प्रिवी काउंसिल स्टेप उठाए। ठीक है जी। अब लेजिस्लेचर, हाँ, लेजिस्लेचर शुड इंटरवीन by adding an explanation or an amendment making the position clear। लेकिन लेजिस्लेचर ने इंटरवीन नहीं किया। देश में और बड़े बड़े मुद्दे थे, अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। और once decision of these high courts gets affirmed or rejected by apex court, तो whatever verdict they pronounce should be final। यानी पीसी, प्रिवी काउंसिल की तरफ ही सबकी नजरें थी। 1872 में लॉ बना था, 1903 तक ये कंफ्यूजन चलती रही। 30 साल, लगभग 30 साल लग गए किसी केस को एपेक्स कोर्ट तक पहुंचने में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज के समय में और प्रिवी काउंसिल उस समय के में, प्रिवी काउंसिल तक जाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। पहला, प्रिवी काउंसिल के जो एडवोकेट्स होते थे, ठीक है, उनकी जो फीस है वो आम आदमी दे नहीं पाता था। वो तभी कोई देगा व्हेन स्टेक इज हाई। और बच्चे के साथ डील करते हुए कोई भी बहुत बड़ी डील्स करता ही नहीं था। समझ में आया? तो स्टेक हाई होते नहीं थे। क्लियर? कोर्ट्स कैन नॉट एंटरटेन dispute unless a case is presented before them for the settlement of that controversy। So there were two main reasons why it took 30 years for a case to reach the highest court। पहला तो technical reason, civil matters do not reach high court due to pecuniary limitation। क्योंकि छोटे मुद्दे जो होते हैं, कम पैसों वाले, वो पेक्यूनरी लिमिटेशन की वजह से हाईएस्ट कोर्ट तक नहीं पहुंचते। दूसरा प्रैक्टिकल रीजन जो अभी मैंने आपको बताया, एक्सपेंसेस और डायलेटरी प्रोसीजर। ठीक है। और नो मैटर रीच्ड हाईएस्ट। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको? एनी क्वेश्चन? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? मे आई प्रोसीड? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब प्रैक्टिकल रीजंस कि इतनी बड़ी कोर्ट में एक मुद्दे को लेके जाने के लिए जितना खर्चा होगा, जितना समय लगेगा, और माइनर के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट कभी किसने किया ही नहीं। फिर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सामने आती है, लैंडमार्क केस आता है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये कौन थी मोहरी बीबी? मोहरी बीबी जो थी, ये उस वक्त के एक रिच मनी लेंडर, ठीक है, ब्रह्मोदत्त की वाइफ थी। ब्रह्मोदत्त की मौत इस केस के दौरान हो गई थी। तो मोहरी बीबी, वाइफ ऑफ द डिसीज्ड मनी लेंडर, stepped into the shoes of her deceased husband, moneylender who died during the pendency of litigation। और धर्मोदास घोष वो माइनर था जिसने लोन लिया था ब्रह्मोदत्त से। 1903 की जजमेंट है प्रिवी काउंसिल की। अब मेजर इश्यूज क्या है? ठीक है, मेजर इश्यू, सबसे पहला इश्यू क्या है? वेट, सबसे पहला इश्यू है एस्टॉपल। अब मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, माइनर के केस को जब हम स्टडी करते हैं
तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लुक, और थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। माइनर के केस में सबसे पहली चीज आती है एस्टॉपल। एस्टॉपल चीज क्या है? अगर एक इंसान ने, मैं ऐसा करता हूं, आपको डायग्राम के साथ साथ दिखाता हूं। ये देखो, when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither ही, यहां तक समझो पहले, एक आदमी ने तो झूठ बोला है, यानी क्या किया है, मिस रिप्रेजेंट किया है। ओके, या तो बाय एक्ट किया है, या बाय डिक्लेरेशन किया है, या बाय ओमिशन किया है, किसी तरह से उसने मिस रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से जो सेकंड पार्टी है उसने उसके अंदर बिलीव कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, और अपनी जो पोजीशन है वो ऑल्टर कर ली, यानी पेमेंट कर दी, या कोई वादा कर दिया, किसी को वादा कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्टी थी, नीदर दैट फर्स्ट पार्टी नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such other person। बाद में उस सेकंड पार्टी के साथ अगर केस हो जाता है तो, या उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ केस हो जाता है तो he cannot deny the truth of that thing। अब समझो, एक कोई खेत है, ए उस खेत में हल जोत रहा था, क्लियर, बी आता है और वो ए से कहता है, क्या तुम अपना खेत मुझे 50 लाख में बेचोगे? ए जानता है कि वो मालिक नहीं है खेत का, क्लियर, मगर फिर भी वो कहता है डन, 10 लाख मुझे एडवांस दे दो तो मैं तैयार हो जाऊंगा, और बी ने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया। बाद में पता चलता है कि वो खेत तो ए का था ही नहीं, ए के फादर का था, और ए का फादर मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी ए के नाम कर गया। अब ए उसका मालिक बन गया। अब भी उसके पास पहुंचता है और कहता है रिमेनिंग 40 लाख लो और मुझे खेत दे दो। ठीक है, ए कहता है जब मैंने एग्रीमेंट किया था तब तो मैं मालिक था ही नहीं, तो ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। वो कहता अब तो तुम परफॉर्म कर सकते हो, तो ही विल बी स्टॉप्ड, ए विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग अवे फ्रॉम हिज वर्ड्स, ही वुड हैव टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अब उसको रिमेनिंग 40 लाख देके इस खेत की रजिस्ट्री बी के नाम करवानी पड़ेगी, कागज इसके नाम पे बनवाने पड़ेंगे, बी विल बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है जी। अब एक माइनर ने अगर झूठ बोलकर लोन ले लिया, एक माइनर किसी के पास जाता है और कहता है आई एम अ मेजर, जैसे कि मोहरी बीबी केस में भी हुआ था, और उसको मेजर समझकर उसकी बातों पर विश्वास करके अगर उसको पैसे उधार दे दिए किसी ने, तो क्या बाद में वो कह सकता है कि आई एम अ माइनर, आई विल नॉट रीपे? चलो, और फिर जब वो माइनर जब मेजर हो जाएगा, मेजर हो जाने के बाद क्या वो बाउंड है टू रीपे दैट लोन? क्या उसे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे? इज ही बाउंड टू पे दैट लोन अमाउंट? ठीक है, आंसर नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। जो बात पहले उसने झूठ कही थी, आज वो बात सच हो गई है। उसने झूठ कहा था आई एम मेजर, पर अब तो ये बात सच हो गई, अब तो वो सच्चे मेजर हो गया, तो क्या इज ही बाउंड टू पे बैक द लोन? आंसर इज नो। क्यों? इसे कई कारण है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, मगर पहले मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा। नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, ये है जनरल रूल। एस्टॉपल कहां दिया हुआ है? सेक्शन 115, जी हाँ, 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, जब एक माइनर मिस रिप्रेजेंट करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि वो मेजर है, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या लॉ ऑफ एस्टॉपल, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में दिया हुआ है, क्या वो उस पर अप्लाई होगा, उसके खिलाफ अप्लाई होगा, उसको रोकने के लिए कि वो मुकर ना जाए, so as to prevent him from alleging that he was a minor when the contract was made। Is my point clear? और आगे चलते हैं हम।
केस है नवाब सादिक अली खान वर्सेस जय किशोरी, बीबी जय किशोरी, 1928 प्रिवी काउंसिल केस। बीबी जय किशोरी एक यंग माइनर गर्ल थी। शी वॉज डॉटर ऑफ द फ्रेंड ऑफ नवाब। जब उसके फादर की डेथ हुई, बीबी जय किशोरी के फ्रेंड डाइड, माइनर गर्ल अप्रोच द नवाब फॉर लोन। ठीक है, नवाब ने इंक्वायरी की एज को लेकर, माइनर गर्ल ने अपने आप को मेजर बताया, नवाब ने उसकी बात पर विश्वास किया, ठीक है, और लोन दे दिया। बाद में होता क्या है, she came and told that I was not liable as I was minor, मैं तो माइनर है, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी, ठीक है, और एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। नवाब कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट कहती है, कोर्ट ने साफ साफ शब्द कह दिए, क्योंकि अब वो बीबी जय किशोरी मेजर हो चुकी थी। कोर्ट कहती है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर्स। इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला, माइनर को तो एक लाइसेंस मिल गया फ्रॉड करने का। दूसरा, जिस इंसान ने भला करना चाहा वो आदमी, वो मेजर नवाब साहब जिसने लोन दिया था, वो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए। ठीक है, दिस पुट्स अदर पार्टी इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। ठीक है, अब इसकी जस्टिफिकेशन, फिर भी कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? दो कारण है कोर्ट ने ये फैसले दिए नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। ठीक है, वो दो क्या है कारण? ठीक है, पहला है टेक्निकल रीजन और दूसरा है प्रैक्टिकल रीजन। प्रैक्टिकल रीजन तो बहुत ही आसान सी बात है, सीधी सी बात है कि हमें हर हाल में एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है माइनर को। ठीक है, बच्चों को बचाना है। द वेरी पर्पस ऑफ सेक्शन 1011 वुड बी फ्रस्ट्रेटेड, और वो which is not to expose the minor against contractual obligations because of their chance of being exploited। बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इस कारण से उनकी रक्षा करना एम है सेक्शन 10 और 11 का। और अगर माइनर के केस में रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई कर दिया तो उनकी प्रोटेक्शन वाला आइडिया खत्म हो गया। माइनर एक वल्नरेबल सेक्शन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में भी लिखा हुआ है कि लेजिस्लेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इज वैलिड। ओके, फंडामेंटल राइट्स तक में ये बात लिखी हुई है कि स्टेट चाहे तो लॉ बनाकर प्रोटेक्ट कर सकता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब टेक्निकल रीजन और क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ये है, वो ये है कि इफ देयर इज अ क्लैश और कंफ्लिक्ट बिटवीन टू लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, देन सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल्स ओवर प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, ये किस केस में कहा गया? गादीगप्पा बालगौड़ा, ठीक है, चीफ जस्टिस बेमोट का फैसला था बॉम्बे हाई कोर्ट का। यहां पर क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट का कॉन्सेप्ट है एस्टॉपल सेक्शन 115, वो है प्रोसीजरल लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो है सब्सटेंटिव लॉ सेक्शन 10 और 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो है सब्सटेंटिव लॉ। क्लियर? और टेक्निकल रीजन प्रैक्टिकल रीजन दोनों मैंने आपको समझा दिए। और एक केस हुआ खान गुल वर्सेस लखा सिंह, जिसमें यह कहा गया कि whenever there is a conflict between a general law and a special law, then special law will prevail over general law। जब भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ के बीच में कंफ्लिक्ट होगी तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक जनरल लॉ है। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल प्रिवेल ओवर इंडियन एविडेंस एक्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट रीजन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ स्पेशल लॉ and Indian Evidence Act is a general law and special law prevails over general law. Second reason, Indian Evidence Act is a procedural law, Contract Act is a substantive law and substantive law prevails over procedural law। इसी चीज को अब मैं डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एस्टॉपल का केस यानी सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रूल, जो इन जनरल जो रूल है वो ये है, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। ओके, और आगे चलते हैं। केस आया नवाब सादिक अली, एसए है,
नवाब सादिक अली वर्सेस बीबी जयकिशोरी, ठीक है, जिसमें दो बातें आई, टेक्निकल रीजन और प्रैक्टिकल रीजन। और टेक्निकल रीजन क्या दिया गया, सब्सटैंटिव लॉ वर्सेस प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, और सब्सटैंटिव लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। प्रैक्टिकल रीजन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर इज नेसेसरी। और फिर केस आया खानगुल वर्सेस लखा सिंह, जिसमें कहा गया जनरल लॉ वर्सेस स्पेशल लॉ में स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपल। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। समझ में आ गया आपको कि जब हम बात करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो 3 हेड्स में स्टडी किया जाता है। हर किसी को हम ये मान के चलते हैं कि वो क्या है, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, पर 3 लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। सेक्शन 10 एंड 11 ये बात करते हैं। 11 सेक्शन 11 कहता है कि जो माइनर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो इनसेन है वो नहीं कर सकता, और जो लीगली डिसक्वालिफाइड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अब माइनर के केस में फिर हम इसको 6 हेड में स्टडी करते हैं, ठीक है। एस्टॉपल, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, फिर टॉर्ट के केस में, फिर रेस्टिट्यूशन के केस में, फिर रेटिफिकेशन के केस में, और फिर सम अदर एस्पेक्ट्स। एस्टॉपल सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहता है नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, कभी माइनर के खिलाफ एस्टॉपल नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, ठीक है, 2 कारण, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल रीजन और फिर प्रैक्टिकल रीजन। प्रैक्टिकल रीजन क्या है, प्रोटेक्ट करना है हमने माइनर को हर हाल में। टेक्निकल रीजन 2 है, जब भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट होगी तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ, और इंडियन एविडेंस एक्ट का कॉन्सेप्ट है एस्टॉपल, वो है जनरल लॉ, और ये है सेक्शन 10, 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो है स्पेशल लॉ। दूसरा सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ के बीच में जब भी कंफ्लिक्ट होगी तो सब्सटैंटिव लॉ विल प्रिवेल ओवर प्रोसीजर लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो है सब्सटैंटिव लॉ, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो है प्रोसीजर लॉ। केस का नाम क्या है आपको पहले बता चुका हूं, नवाब सादिक अली वर्सेस बीबी जयकिशोरी, और दूसरा केस इंपॉर्टेंट है खानगुल वर्सेस लखा सिंह। ये एस्टॉपल का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। कल हम करेंगे लाइबिलिटी ऑफ माइनर इन केस ऑफ टॉर्ट, और कल मैं अगला सेशन स्टार्ट करने से पहले ओरली आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करने जा रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू शुड आस्क द क्वेश्चन। कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें।